नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, कल हमने किया था महा एपिसोड 4A। आज हम आपके लिए लेके आए हैं महा एपिसोड 4B, जिसमें हम आज आपके लिए विशेष रखे हैं माउस तथा माउस के विस्तृत जानकारी, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, प्रकाशी पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, वेब कैमरा, टच स्क्रीन, माइक कार्ड रीडर आदि विभिन्न इनपुट डिवाइस के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, बने रहेगी वीडियो के अंत तक और अपने ज्ञान की भंडार को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है महा एपिसोड 4 इसके जस्ट बाद हम महा एपिसोड 4 बनाएंगे, जिसमें आपको हम मॉनिटर के विभिन्न जानकारी देंगे। उसके जस्ट बाद हम आपको प्रिंटर की जानकारी देंगे। तो दोस्तों, लाइन बाय लाइन हम आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते रहे हैं। हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और हम अपने टॉपिक में चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है माउस तथा माउस की विस्तृत जानकारी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, माउस क्या होता है इसके बारे में हम पहले जानकारी ले लेते हैं। यह सर्वाधिक प्रयोग होने वाला एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या होता है? सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है। इसे पॉइंट डिवाइस भी कहते हैं। माउस को पॉइंट डिवाइस भी कहा जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एग्ज़ाम में आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। GUI क्या है? तो GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। के प्रयोग से इसका महत्व बढ़ गया है। ग्राफिकल इंटरफेस के प्रयोग से क्या हो गया है, इस माउस का और भी महत्व बढ़ गया है। माउस का आविष्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार किया था डगलस एंगलबर्ट ने 1964 में। किसने किया था? याद रखिएगा, डगलस एंगलबर्ट ने 1964 में माउस का आविष्कार किया था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, माउस का चित्र यहाँ पे दिख रहा है। ये माउस होता है और इसमें एक वायर लगी रहती है जिसे हम बसेस कहते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं किससे? अपने CPU से या मॉनिटर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउस की सहायता से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या किसी ऑब्जेक्ट के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। माउस की सहायता से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो कर्सर होती है या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसको जैसे यहाँ पे है, उसको उठा के हम कहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं। माउस का प्रयोग किसी कमांड, डायलॉग बॉक्स या आइकॉन को सेलेक्ट करने या उसे संबंधित कार्य क्रियान्वित करने के लिए भी किया जाता है। माउस को कंप्यूटर मदरबोर्ड पर बने PS2 पोर्ट या USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट से जोड़ा जाता है। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको USB के बारे में बताया था कि USB क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यह एक वायर होता है, जैसे यहाँ पे माउस में लगा हुआ वायर आप देख पा रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। और ये मदरबोर्ड में PS2 के साथ जुड़ा रहता है। मदरबोर्ड में PS2 है ना, PS2 के साथ क्या होगा, ये जुड़ा रहता है। वहाँ पे जो भी ढांचा बन रहता है उसमें क्या होता है, माइक जाके जो माउस है वो जाके क्या होता है, वहाँ पे कनेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं। देखो, जैसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार का भी माउस बनना चालू हो गया है। तो मुख्यतः माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं, जिन्हें दायां बायां और मध्य बटन कहते हैं। लेफ्ट, राइट और सेंट्रल बटन, है ना। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला इधर का है लेफ्ट, इधर भी एक रहता है राइट बटन, और एक सेंटर पे भी एक बटन रहता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 बटन या 3 से भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 तो रहेगा ही। लेफ्ट और राइट तो सभी माउस में रहता ही है। माउस बटन वास्तव में माइक्रो स्विच है। माउस जो बटन है वो क्या होता है, माइक्रो स्विच होता है, जिन्हें दबाकर कंप्यूटर को वांछित संदेश प्रेषित किए जाते हैं। ठीक है, इस जैसे यहाँ पे जो हम अभी देख पा रहे थे, राइट और लेफ्ट, है ना, राइट और लेफ्ट बटन है, उसको हम दबाकर क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को संदेश प्रेषित कर सकते हैं। इसके नीचे एक रबड़ बॉल होता है, किसी सतह पर
या माउस पैड पर माउस को हिलाने पर बॉल घूमता है। जैसे हम माउस के जैसे उल्टा करके देखें तो माउस के नीचे क्या होता है, एक रबड़ का बॉल होता है, जो क्या होता है किसी माउस पैड में या किसी सतह पे चलाएंगे तो वो क्या होता है, घूमने लगता है। जो ये बॉल है क्या होता है, घूमने लगता है। इसी के कारण जो कर्सर, ऐसा जो कर्सर हमारे पास दिखाई देता है कंप्यूटर में, वो भी क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम अभी देखिए, अभी हम देख रहे हैं माउस माउस के 3 बटन इस प्रकार है। अभी मैंने आपको बताया लेफ्ट, राइट और सेंटर, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। माउस के 3 बटन मुख्यतः होते हैं। पहला है बायां बटन, या इसी को बोलते हैं लेफ्ट बटन। तो बायां बटन का काम क्या है, यह माउस के बाईं ओर स्थित होता है। किधर स्थित, जैसे आप देख पा रहे हैं किधर है, बाईं ओर स्थित है, लेफ्ट साइड स्थित है। इसे क्लिक, डबल क्लिक, पॉइंट या ड्रैग का काम किया जाता है। तो लेफ्ट बटन से क्या काम कर सकते हैं, हम कोई भी चीज़ को क्लिक कर सकते हैं, या फिर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक का काम क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा, है ना। और या फिर उसको क्या कर सकते हैं, उसको दबाकर हम उसको ड्रैग कर सकते हैं किसी वर्ड को। उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो बटन है वो है राइट बटन। सेकंड जो बटन है वो क्या है, राइट बटन है, जो यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहा है, ये राइट साइड में है ना। इसको हम बोलते हैं दायां बटन या राइट बटन। यह माउस के दाईं ओर स्थित होता है। किधर स्थित होता है, राइट साइड स्थित होता है, दाईं ओर स्थित होता है। यह सॉफ्टवेयर के अनुसार कुछ विशेष कार्यों जैसे डायलॉग बॉक्स या मेन्यू बॉक्स खोलने, कोई भी डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसा डायलॉग बॉक्स खुल जाए जिसमें कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट या बहुत सारे ऐसे ऑप्शन रहता है। ठीक है, प्रॉपर्टी देखने आदि के प्रयोग किया जाता है। और जैसे हम कोई प्रॉपर्टीज को देखते हैं उसके लिए भी राइट क्लिक का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आते हैं सेंटर का जो बटन है, मध्य बटन, या इसी को बोलते हैं सेंटर बटन। इसे स्क्रॉल भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, स्क्रॉल भी, क्योंकि वो वहाँ पे घूमता है। यहाँ पे एक छोटा सा जो बटन रहता है वो क्या होता है, अपनी जगह पे घूमते रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्क्रॉल बटन भी कहा जाता है। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट या वेब पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे पास ये कोई पेज ओपन हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, आधुनिक माउस आधुनिक माउस में बीच वाले बटन को एक व्हील में बदल दिया जाता है। जो अभी नया प्रकार से जो माउस आया है उसमें क्या किया गया है कि जो बटन है, बीच वाले बटन है ना, उसको क्या किया, एक चक्का की सहारा से क्या कर दिया गया है, यह चक्का का शेप दे दिया गया है, जिसे घुमाकर डॉक्यूमेंट या वेब पेज को ऊपर नीचे या स्क्रॉल किया जा सकता है। जैसे है ना, जैसे मैं अभी यहाँ पे ऐसे ऊपर नीचे इधर लेफ्ट राइट कर रहा हूँ, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, उस सेंटर वाले बटन को दबा के क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हो। आप पूरे पेज को ऊपर ले जाना है तो उसको ऊपर ले जा सकते हो, नीचे ले जाना है तो नीचे ले जा सकते हो। किसकी सहायता से, सेंटर बटन की सहायता से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माउस के कार्य, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि माउस क्या क्या काम करता है। फंक्शन ऑफ माउस, माउस द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं, है ना। तो माउस के द्वारा बहुत सारे काम करते हैं। हम लाइन बाय लाइन एक एक कार्य को देखते हैं। पहले यहाँ पे दिख रहा है आपको पॉइंट और सेलेक्ट। ठीक है, माउस का पहला काम क्या है, किसी भी चीज़ को पॉइंट करना या उसको सेलेक्ट करना। माउस पॉइंटर को किसी आइकन के ऊपर ले जाने से यदि माउस पॉइंटर हाथ के आकार का हो जाए तो इसे पॉइंटर कहा जाता है। जैसे हम किसी के ऊपर ले गए, अगर वहाँ पे क्या होगा, ऐसा एक हाथ का आकार ऐसा बन जाता है कुछ, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं। कब, जब वो हाथ का आकार ले लेगा तब। साथ ही पॉइंट किए गए ऑब्जेक्ट का संक्षिप्त विवरण भी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो सकता है। और जैसे हम किसी भी चीज़ को पॉइंट किए हैं तो उसका संक्षिप्त में विवरण भी कभी कभी वहाँ पे क्या होता है, हमको दिखाई देने लगता है। माउस का प्रयोग किसी आइकॉन, टेक्स्ट या इमेज को सेलेक्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे कोई भी इमेज है या कोई भी टेक्स्ट है, उसको सेलेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम माउस का यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट किए गए आइकॉन, टेक्स्ट या इमेज के रंग में तात्कालिक परिवर्तन दिखाई देता है। सेलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को हम कॉपी, कट या डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है,
सेलेक्ट करते हैं हम कोई भी चीज़ को, तो सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है वहाँ पे उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है या फिर फीका हो जाता है। जो एक्चुअल में रहता है, जो ओरिजिनल में रहता है, उससे थोड़ा सा चेंज होता है। जो वर्ड हम सेलेक्ट किए या जो कैरेक्टर को हम सेलेक्ट किए हैं वो, अब उसके बाद हम सेलेक्ट किए उसको कॉपी कर सकते हैं या किसी दूसरी जगह उसको पेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम उसको कट कर सकते हैं, या फिर पूरा पूरा उसको हम डिलीट कर सकते हैं। किसकी सहायता से? माउस की सहायता से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लिक, क्लिक क्या होता है देख, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्लिक। अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? क्लिक। इसे सिंगल क्लिक या लेफ्ट क्लिक भी कहते हैं। क्लिक को हम क्या कहते हैं? सिंगल क्लिक या फिर लेफ्ट क्लिक, क्योंकि जब हमारे पास माउस रहता है उसमें लेफ्ट साइड के बटन को ही दबाते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं? क्लिक कहते हैं। ठीक है, तो एक बार हम उसको क्या करेंगे? दबाएंगे, मतलब वहाँ पे एक बार यहाँ पे क्या करेंगे? उसको प्रेस करेंगे तो क्या कहलाएगा? क्लिक। या इसी को हम क्या करते हैं? लेफ्ट क्लिक कहते हैं, क्योंकि हम लेफ्ट साइड को दबाते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं? क्लिक कहते हैं। माउस के बाएं बटन को एक बार दबाकर छोड़ना क्लिक कहलाता है। जैसे यहाँ पे बाएं साइड जैसे माउस हमारे पास दिख रहे हैं ना, एक माउस है हमारे पास, और माउस के हम बाएं साइड के बटन को क्या करेंगे? एक बार दबाएंगे और तुरंत वहाँ पे उसको छोड़ देंगे, तब उसको हम क्या कहते हैं? क्लिक कहते हैं। इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट या आइकॉन को पॉइंट कर उसे सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी कैरेक्टर है उसको क्या करेंगे? हम पॉइंट करते हैं, और सेलेक्ट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। किसका यूज़? क्लिक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डबल क्लिक। अब यहाँ पे देखिए डबल क्लिक मतलब क्या होगा? दो बार क्लिक। माउस को बाएं, है ना, माउस के जो बाएं बटन है, मतलब यहाँ पे हम फिर से बाएं की बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड की, तो बाएं बटन को क्या करेगा? दो बार क्लिक करेगा, वो भी जल्दी जल्दी, है ना। बटन को जल्दी जल्दी दो बार दबाकर छोड़ना डबल क्लिक कहलाता है। तो डबल क्लिक का यूज़ क्या होगा? कोई भी फाइल होता है या कोई भी फोल्डर होता है, उसको खोलने के लिए। जैसे हमारे पास कोई फोल्डर है, सिंगल क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो खुलेगा नहीं, तो वो हम क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे हमको डबल क्लिक तुरंत तुरंत करना पड़ेगा, जिससे वो क्या होगा? प्रोग्राम को एक्टिव कर देगा, या फिर उस फोल्डर को क्या कर देगा? ओपन करके दे देगा या स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राइट क्लिक। अभी हमने बात कर रहे थे लेफ्ट क्लिक की। लेफ्ट क्लिक मतलब सिंगल क्लिक और डबल क्लिक होता है। उसके बाद देखते हैं राइट क्लिक। तो राइट क्लिक में क्या होगा? राइट क्लिक में देखते हैं, राइट क्लिक में होगा माउस के दाएं बटन ट्रक को एक माउस के दाएं बटन को एक बार दबाकर छोड़ना राइट क्लिक कहलाता है। जैसे हमने अभी क्या किया था? लेफ्ट बटन, है ना, यहाँ पे लेफ्ट वाले जो बटन था उसको एक बार दबाया कि छोड़ा, उसको क्या बोले? सिंगल क्लिक बोले। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे? जब राइट साइड के बटन को एक बार दबाएंगे और छोड़ेंगे तब वो क्या कहलाएगा? बोलिए क्या कहलाएगा? राइट क्लिक। वेरी गुड। अब राइट क्लिक कर्सर की स्थिति के अनुसार ऑब्जेक्ट से संबंधित ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है, प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे राइट क्लिक क्या करेगा? जो भी कर्सर है उसकी स्थिति उस ऑब्जेक्ट से संबंधित ड्रॉप के अनुसार क्या करेगा? वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रदर्शित करेगा। मेन्यू संबंधित विकल्पों का समूह जिसमें से विकल्पों का चयन लेफ्ट क्लिक द्वारा किया जा सकता है। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जानने के लिए राइट क्लिक का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लेफ्ट क्लिक में हम क्या करते हैं? कोई भी फाइल को ओपन करते हैं, है ना, लेफ्ट क्लिक करके। तो अगर हम वहाँ पे क्या करें? लेफ्ट की जगह क्या करें? उसी फाइल के ऊपर हम राइट क्लिक करें, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि उसकी प्रॉपर्टी को जानने की कोशिश करें। उसकी प्रॉपर्टी को जानने के लिए क्या करते हैं? हम राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ड्रैग या ड्रॉप। ड्रैग और ड्रॉप क्या होता है? एग्जाम में आता है। ड्रैग क्या होता है? ड्रॉप क्या होता है? तो किसी ऑब्जेक्ट के आइकन पर माउस पॉइंटर ले जाकर, है ना, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास, जैसे ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसके हम क्या करेंगे? जो माउस का इस टाइप से पॉइंटर तीर का निशान जो बना रहता है ना, उसको हम क्या करेंगे? वहाँ पे ले जाकर लेफ्ट बटन दबाना। ठीक है, लेफ्ट वहाँ पे ले जाके क्या करेंगे? लेफ्ट वाला बटन को दबा देंगे तथा लेफ्ट बटन दबाए रखकर माउस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। जैसे हम यहाँ पे क्या किए? यहाँ पे ले गए, अब लेफ्ट बटन को दबाए, यहाँ से एक जगह से हम क्या किए? इसको खींचते खींचते यहाँ पे जैसे कहीं दूसरी जगह पे यहाँ पे ला कर रख दिए। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? ड्रैग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रैग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे ऑब्जेक्ट का आइकन भी साथ साथ चलता है। अब हम जैसे यहाँ पे जो भी करेक्टर है उसको हम क्या करेंगे? लेफ्ट क्लिक करेंगे, दबा के लाएं, तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा? इस कर्सर के साथ साथ क्या होता? आते जाता है, और जहाँ पे हम उसको छोड़ देंगे वहीं पे क्या हो जाएगा? वो फिर से रुक जाएगा। ठीक है, इससे ऑब्जेक्ट का आइकॉन भी साथ साथ चलता है। अब माउस पॉइंटर को वांछित स्थान या फाइल
आइकन पर ले जाकर लेफ्ट बटन छोड़ देना ड्रॉप कहलाता है। अब यहाँ हमने क्या किया, ड्रैग और ड्रॉप पढ़ रहे हैं ना, तो ड्रैग क्या होगा, जैसे हमने क्या किया, कोई भी ऑब्जेक्ट को या कोई भी कैरेक्टर को हमने क्या किया, लेफ्ट क्लिक करके वहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया कर्सर के ऊपर से, उसके बाद उसको पकड़ के हम कहीं पे लाके छोड़ दिए, तो छोड़ना मतलब क्या कहलाएगा, ड्रॉप। और यहाँ पे हम इसको खींचते 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 ला रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ड्रैग कहलाएगा। इज इट क्लियर, है ना। ड्रैग मतलब क्या होगा, खींच के लाना उसको, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, जब हम खींचते रहेंगे तो जो लेफ्ट वाला बटन है वो दबा ही रहेगा, और जैसे ही हम उसको छोड़ दिए कोई भी स्थान पर, तो वो क्या कहलाएगा, ड्रॉप कहलाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है ड्रैग और ड्रॉप क्या होता है। माउस के इस ड्रैग और ड्रॉप विकल्प का प्रयोग किसी आइकन, चित्र, अक्षर, फाइल या फोल्डर को कंप्यूटर स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने या कंप्यूटर मेमोरी में फोल्डर से दूसरे फोल्डर तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो ड्रैग और ड्रॉप का यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है, उसके बिना तो हम जैसे कोई भी कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं तो ड्रैग और ड्रॉप किए बिना काम को कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमको जैसे एक फाइल को दूसरे फाइल या एक फाइल को दूसरे फोल्डर में अगर लेके जाना है, तो क्या करेंगे, हम उसको पहले लेफ्ट क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग करते हुए मतलब खींचते हुए लेके जाएंगे, और वहाँ पे जो लेफ्ट क्लिक किए हुए हैं, दबाए हैं बटन को, उसको छोड़ देंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो ड्रॉप हो जाता है, मतलब वहाँ पे जाके वो सेव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपको ड्रैग और ड्रॉप अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसमें फिर हम और आपके लिए और लाइव वीडियो बना के दिखाएंगे कैसे ड्रैग करना है, कैसे ड्रॉप करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आज के लिए आपका एक ट्रिक लाए हैं, टिप्स नंबर 1। टिप्स नंबर 1 ये है आपका, माउस का प्रयोग पेंट प्रोग्राम में कलम या ब्रश की तरह किया जाता है। माउस का जो प्रयोग है, हमारे पास क्या है, माउस, तो माउस का जो यूज़ है पेंट में, जब हम पेंट करते हैं किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में, है ना, ऐसा दीवार को पेंट करना नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसको पेंट करना, जैसे एक हमारे पास पेंट का एक प्रोग्राम होता है, उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को पेंट करते हैं, तो जो माउस है उसको हम कलम या फिर ब्रश की तरह यूज़ करते हैं। तो ये आज का भी टिप नंबर 1 है। ऐसे ही हम आपको टिप्स बताते जाएंगे नए नए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं अपने सिलेबस को। अब हमारा जो अगला है वो है आज का टिप्स नंबर 2। ठीक है, टिप्स नंबर 2 ये है कि माउस बटन को एक निश्चित समयांतराल के भीतर, जो माउस बटन होता है उसको एक निश्चित समयांतराल के भीतर बार दबाना, 2 बार दबाना। ठीक है, माउस बटन को एक निश्चित समयांतराल के भीतर 2 बार दबाना यदि 2 क्लिक के बीच अंतर कंप्यूटर पर सेट किए गए समयांतराल या टाइम पीरियड से ज़्यादा हो जाता है, तो कंप्यूटर इसे 2 सिग्नल मानेगा। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे, हमारे पास माउस है, माउस के जो राइट बटन है उसको हम क्या करेंगे, एक बार दबाएं, उसके बाद तुरंत जो उसके पास कंप्यूटर ने जो टाइम सेट किया है उससे पहले हम दूसरे बार दबा दिए, तब तो ठीक है। अगर दूसरे बार नहीं दबा पाएँ, उस टाइम पीरियड के अंदर में हम उसको नहीं दबा पाएँ, तो कंप्यूटर उसको क्या मानेगा, डबल क्लिक मानेगा कि उन्होंने 2 बार इसको क्लिक किया। ठीक है, लेकिन वो 2 बार तो क्लिक किया, लेकिन वो काम कैसे करेगा, सिंगल क्लिक की तरह ही कार्य करेगा, है ना। अगर हम उस टाइम पीरियड के अंदर हम उसको 2 बार कंटिन्यू लगातार 2 बार क्लिक कर दिए, तो क्या होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा 2 सिग्नल क्लिक के बीच मध्यांतर को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है ना। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बार क्लिक कर दिए, 2 बार क्लिक किए मतलब क्या होगा, वो भी कोई भी चीज़ क्या हो जाएगा, वहाँ पे ओपन हो जाएगा, है ना। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा 2 सिग्नल क्लिक के बीच के जो समय अंतराल को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे कई बार जैसे हम नए नए यूज़र रहते हैं तो हमको उतना आइडिया नहीं होता, तो एक बार दबाए फिर थोड़ी देर बाद दबाए, है ना, तो उसको जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये आपका टिप्स नंबर 2 था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है माउस के प्रकार में हम देखते हैं, अगला है ऑप्टिकल माउस। अब यहाँ पे आते हैं, ऑप्टिकल माउस क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ऑप्टिकल माउस प्रकाश तरंगों के परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। इस सतह पर घूमने वाला रबड़ बॉल नहीं होता। देखो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्टिकल माउस, आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो उसके अंदर में क्या जल रही है, लाइट जल रही है। इस माउस के अंदर में क्या जल रही है, लाइट जल रही है। तो ऑप्टिकल माउस प्रकाश तरंगों के परावर्तन के आधार पर कार्य करता है।
किसके आधार पर कार्य करता है ऑप्टिकल माउस? याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ऑप्टिकल माउस या प्रकाश तरंग के परावर्तन के आधार पर कौन सा माउस कार्य करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्टिकल माउस। ठीक है, इससे सतह पर घूमने वाला रबड़ बॉल नहीं होता। अब इससे पहले मैंने बताया था कि माउस के अंदर में क्या होता है कि रबड़ का बॉल लगा रहता है ना, तो इसमें क्या होता है रबड़ का बॉल नहीं होता। ऑप्टिकल माउस में क्या होगा, उसके सतह में उसके अंदर की ओर रबड़ का बॉल नहीं होता। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, जो एलईडी या लेजर डायोड द्वारा उत्पन्न प्रकाश तरंगे सतह से परावर्तित होती है, जिन्हें फोटो डायोड सेंसर द्वारा पढ़ा जाता है। तो वहाँ पे बॉल की जगह पे क्या होगा, वहाँ पे एलईडी या लेजर डायोड द्वारा उत्पन्न जो प्रकाश तरंग होगी उस सतह से परावर्तित होगा, जो वहाँ पे पैड होगा उससे क्या होगा वो परावर्तित होगा, जिन्हें फोटो डायोड सेंसर द्वारा क्या कर सकते हैं वो पढ़ सकता है। ऑप्टिकल माउस के लिए किसी विशेष सतह या माउस पैड की जरूरत नहीं होती। जो ऑप्टिकल माउस है उसको किसी विशेष सतह की आवश्यकता नहीं है, इसे कहीं भी अपारदर्शी सतह पर रखकर प्रयोग किया जा सकता है। इसको हम कहीं भी रख सकते हैं, अपारदर्शी होना चाहिए बस, वो एक पारदर्शी सतह ना हो, अपारदर्शी सतह हो, और हम उसको किसी पैड की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे हम उस माउस को रख के यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छे से काम करता है। मैकेनिकल बॉल न होने के कारण इसमें टूट फूट की संभावना कम होती है। इससे पहले हम जब माउस देख रहे थे उसमें क्या होता है, एक बॉल होता था, तो बॉल और वो कहाँ पे रहता था, पैड में, है ना। तो पैड में जब हम उसको क्या करते हैं माउस को हिलाते थे तो क्या होगा, कुछ समय बाद वो क्या होता है उसमें टूट फूट होने की संभावना होती थी। लेकिन ऑप्टिकल जो माउस होता है उसमें क्या होगा, टूट फूट होने की संभावना नहीं होती, क्योंकि इसमें मैकेनिकल बॉल उसके नीचे नहीं लगा होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है बेतार कीबोर्ड माउस, बेतार कीबोर्ड या माउस, है ना। तो बेतार कीबोर्ड माउस क्या होता है, जैसे हम इंग्लिश में हम पढ़ पा रहे हैं वायरलेस और कॉर्ड कीबोर्ड माउस। वायरलेस मतलब जिसमें वायर ना हो, तो बिना वायर के भी माउस होता है ना। सामान्यतः हम देखते हैं कि कीबोर्ड तथा माउस की तार के जरिए कंप्यूटर मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। किसके जरिए जोड़ा जाता है, कीबोर्ड तथा माउस को तार के जरिए, जिसको हम बसेस बोलते हैं, उसके जरिए क्या करते हैं मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। परंतु वर्तमान में बेतार कीबोर्ड तथा माउस का भी प्रचलन बढ़ गया है। ठीक है, मतलब वायरलेस कीबोर्ड या वायरलेस माउस का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है। इससे कंप्यूटर के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान रेडियो तरंग या इंफ्रारेड रे या ब्लूटूथ या वाईफाई के जरिए होता है। किसके द्वारा होता है, ब्लूटूथ, वाईफाई, है ना, रेडियो तरंग, इनके द्वारा क्या होता है, इनका कनेक्शन होता है या सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। बेतार कीबोर्ड या माउस में एक ट्रांसमीटर तथा एक रिसीवर होता है। ठीक है, जो वायरलेस कीबोर्ड होता है, वायरलेस कीबोर्ड है या वायरलेस माउस है, उसमें क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है और एक क्या होता है, रिसीवर होता है। ठीक है, एक ट्रांसमीटर होता है और एक क्या होता है, रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर की बोर्ड या माउस के भीतर होता है, ट्रांसमीटर क्या होता है कीबोर्ड या माउस के भीतर होता है, जबकि रिसीवर क्या होता है यूएसबी पोर्ट द्वारा कंप्यूटर मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ बताया मैंने, पहला क्या है ट्रांसमीटर और दूसरा क्या है रिसीवर। तो जो ट्रांसमीटर होगा वो क्या होगा, जो वायरलेस कीबोर्ड है या वायरलेस माउस है उसके अंदर पे यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, और रिसीवर, रिसीवर यहाँ पे देखो ये छोटा सा दिख रहा है। ठीक है, रिसीवर ये छोटा सा दिख रहा है, इसको हम कहाँ पे लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, मदरबोर्ड में या कंप्यूटर में लगाएंगे। ठीक है, इसको कहाँ पे लगाएंगे, मदरबोर्ड में लगाते हैं। और इन्हीं दोनों से क्या होता है, वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है या वाईफाई से कनेक्ट होता है और माउस काम करने लगता है। तो समझ आ गया, रिसीवर कहाँ होता है, माउस के अंदर होता है, सॉरी रिसीवर कहाँ होता है, मदरबोर्ड में लगा होता है, और जो ट्रांसमीटर है वो क्या होता है, माउस के अंदर होता है। इज इट क्लियर, आगे बढ़िए। आगे देखते हैं इसी में हम, ट्रांसमीटर कीबोर्ड या माउस द्वारा उत्पन्न संकेतों को रेडियो तरंगों में बदलकर रिसीवर तक भेजता है। जो ट्रांसमीटर कीबोर्ड है या ट्रांसमीटर जो माउस है वो क्या करता है, जो भी संकेत है उसको रेडियो तरंग में बदलकर कहाँ पे भेजेगा, मतलब यहाँ पे जो ट्रांसमीटर लगा हुआ है वो क्या करेगा, जो संकेत है उसको रेडियो तरंग में बदलेगा, किस में बदलेगा, रेडियो तरंग में बदलेगा, और उसको कहाँ पे भेजेगा, रिसीवर के पास भेजता है। चूंकि रिसीवर किससे जुड़ा होता है, मदरबोर्ड से जुड़ा होता है।
जो उन्हें पुनः संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को देता है। तो ये रिसीवर क्या करेगा, उसको संकेत में बदलेगा और उसको कंप्यूटर को दे देता है। ठीक है। बेतार कीबोर्ड या माउस 2.4 GHz कितना होता है, 2.4 GHz आवृत्ति तरंगों पर काम करता है। जो वायरलेस माउस होता है वो उसकी आवृत्ति कितना होती है, 2.4 GHz। ठीक है, आवृत्ति तरंगों पर वो काम करता है। इसे कीबोर्ड या माउस में लगे बैटरी द्वारा ऊर्जा दी जाती है। और इसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कीबोर्ड या माउस में लगे जो भी बैटरी, मतलब यहाँ पे जो बेतार या वायरलेस माउस है या वायरलेस कीबोर्ड है उसमें क्या लगा रहता है, जैसे घड़ी का सेल रहता है वैसे ही एक छोटा सा सेल लगा रहता है, इसी को बोल रहा है बैटरी, है ना। तो उस सेल के द्वारा क्या होती है, इसको ऊर्जा मिलती रहती है। और जैसे ही कभी सेल खत्म हो गया तो माउस अच्छे से काम नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, उसको नया सेल लगा लेते हैं और वहाँ पे फिर से काम को अपनी कंटिन्यू जारी रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, टच पैड। अब यहाँ पे देखिए माउस का एक और प्रकार है टच पैड। तो जैसे हम हमारे पास लैपटॉप होता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे लैपटॉप है ना। तो लैपटॉप में क्या होता है, एक पैड होता है टच पैड, उसमें माउस दिखाई नहीं देता, हमारे पास माउस नहीं होता, लेकिन बिना माउस के सहारे इस टच पैड को एक माउस की तरह कार्य करते हैं। और जैसे ही माउस काम करता है वैसे ही ये टच पैड काम करता है। आपने लैपटॉप में देखा होगा टच पैड होता ही है। ठीक है, यह लैपटॉप तथा नोटबुक कंप्यूटर में बना एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जो टच पैड हो गया है लैपटॉप या नोटपैड में बना एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग माउस की जगह किया जाता है। इस टच पैड का यूज़ किसके जगह किया जाता है, माउस की जगह किया जाता है। टच पैड के ऊपर उंगली को घुमाकर माउस पॉइंटर को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। जैसे हम माउस को पकड़ के कर्सर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, वैसे ही क्या कर सकते हैं हम, उंगली की सहायता से हम कर्सर को, जो लैपटॉप में कर्सर है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। इसके ऊपर दो बटन भी होते हैं। अब यहाँ पे देखो इसके ऊपर में क्या रहता है, एक छोटा छोटा दो बटन रहता है ना, जिसको हम लेफ्ट और राइट बटन, जैसे हमारे पास माउस में रहता है वैसे इसमें भी क्या होता है, लेफ्ट और राइट बटन होते हैं। ठीक है, इसको लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक का काम करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टच पैड। जो किस में होता है टच पैड, लैपटॉप में जनरली अभी देखा जा रहा है, भविष्य में हो सकता है इसको और किसी चीज़ में लाए, लेकिन अभी फिलहाल तो वो लैपटॉप में है। आगे बढ़ते हैं, ट्रैक बॉल। अब यहाँ पे देखिए ट्रैक बॉल, तो ट्रैक बॉल क्या होता है, यह माउस का ही प्रारूप है। जो ट्रैक बॉल है वो क्या है, माउस का ही प्रारूप है, जिसमें रबड़ बॉल नीचे ना होकर ऊपर होता है। अब यहाँ पे देखो, हम इससे पहले जो माउस देखे थे स्टार्टिंग में, उसमें क्या होता था, रबड़ बॉल होता है वो माउस के नीचे लगा रहता था, लेकिन ट्रैक बॉल में क्या होगा, माउस के ऊपर में बॉल लगा रहेगा। ठीक है, इसमें माउस को अपने स्थान से हटाए बिना रबड़ बॉल को घुमाकर, माउस को अपने स्थान से हटाए बिना रबड़ बॉल को घुमाकर माउस पॉइंटर के स्थान में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे इससे पहले हम क्या करते थे, माउस को हिलाते थे एक जगह से कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माउस अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, जो वहाँ पे बॉल लगा है हम उस बॉल को घुमाएंगे, तो बॉल को घुमाएंगे तो कर्सर कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे, ऐसा लाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले माउस में क्या करते, हम पूरे माउस को हिलाते थे एक जगह दूसरी जगह, तब ये कर्सर मूव करता था। लेकिन ट्रैक बॉल में क्या होगा, हम उस बॉल को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, जिससे कर्सर भी क्या होगा, जो मॉनिटर में दिख रहा है कर्सर वो भी रोटेट होने लगता है। कैड, यहाँ पे देखिए कैड, जो कैड का पूरा नाम है कंप्यूटर एड डिज़ाइन। ठीक है, कैड का पूरा नाम क्या है, कंप्यूटर एड डिज़ाइन। तथा कैम, कैम का पूरा नाम है कंप्यूटर AI लेड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। ट्रैक बॉल का प्रयोग लैपटॉप में माउस के स्थान पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी किया जाता है। और जो ट्रैक बॉल है उसका यूज़ लैपटॉप या कंप्यूटर में माउस के स्थान पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का बहुत ज़्यादा उपयोग जो वीडियो गेम वगैरह खेलने के लिए होता है, और एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है जॉयस्टिक का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है, वीडियो गेम खेलने के लिए अधिकतर किया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। आगे देखते हैं, इसी में यह एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। जॉयस्टिक क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो ट्रैक बॉल की तरह ही कार्य करता है। जैसे ट्रैक बॉल कार्य करता था वैसे ही क्या करता है, जॉयस्टिक भी कार्य करता है। ठीक है,
बॉल के साथ एक छड़ी लगी रहती है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, यहाँ इस क्या क्या लगा है, एक छड़ी जैसा लगा है जो हैंडल है ना, जिसको हम पकड़ के क्या कर सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं। जैसे हम कार में देखे हैं या कोई 4 पहिया गाड़ी में देखते हैं, जो गियर लगाने के लिए ऐसा हैंडल जैसे बना रहता है, जिसको क्या करते हैं, ड्राइवर पकड़ के रोटेट करता है। वैसे ही जॉयस्टिक में भी क्या लगता है, एक हैंडल लगा रहता है, उसी को पकड़ के हम क्या कर सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं, ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सके। इसमें हैंडल क्यों लगा रहता है, क्योंकि वो जो बॉल है उसको आसानी से घुमा सके, है ना। एक छड़ी के ऊपर एक क्लिक बटन होता है। अब इस छड़ी के जस्ट ऊपर में क्या होता है, एक क्लिक बटन होता है, जिसके द्वारा किसी आइकन या टेक्स्ट आदि का चयन किया जाता है। जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, किसी आइकन या टेक्स्ट का चयन करते हैं। इसका उपयोग वीडियो गेम, देखो मैंने इससे पहले ही बताया था, इसका उपयोग जॉयस्टिक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, वीडियो गेम, ठीक है, सिमुलेटर प्रशिक्षण, ट्रेनिंग सिमुलेटर, ये रोबोट चलता है उसको नियंत्रित करने के लिए आदि के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मेन काम क्या है, वीडियो गेम खेलने के लिए, सिमुलेटर प्रशिक्षण के लिए, रोबोट को नियंत्रित करने के लिए जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। यह वीडियो गेम खेलना आसान और मज़ेदार बना देता है। जॉयस्टिक से अगर आप वीडियो गेम खेलते हैं तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा उस गेम को खेलने के लिए, और मज़ा भी बहुत आने लगता है आपको। आगे बढ़ते हैं। यह पेन के आकार का पॉइंटिंग डिवाइस होता है। जो जॉयस्टिक होता है वो किसके आकार का होता है, पेन के आकार का होता है, जिसका प्रयोग इनपुट डिवाइस की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेखन, चित्र बनाने या बारकोड बनाने में भी किया जाता है। इसका प्रकाशी फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्टाइलिश पेन भी इसी आकार का एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका प्रयोग टच स्क्रीन सुविधा वाले हेड डिवाइस के इनपुट डिवाइस के रूप में किया जा सकता है। तो इसके बारे में भी आपको डिटेल में बता रहा हूँ आगे के पेजेस में, ठीक है। देखिए स्कैनर, अभी हम बात करते हैं स्कैनर। जो अभी मैं पीछे छोड़ा उसको मैं आगे आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा अच्छे से चित्र के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे चित्र मिसिंग है, इसलिए मैं अभी छोड़ रहा हूँ उसको। आगे बढ़ते हैं उसमें। स्कैनर, जो स्कैनर होता है, स्कैनर का काम करता है किसी भी चीज़ को स्कैन करने के लिए, है ना। तो हमने इससे पहले भी पढ़ा था स्कैनर क्या होता है। जैसे हम कोई भी चीज़ है या कोई भी इमेज है, उसको क्या कर दिए, एक बार स्कैन कर दिए तो वो कहाँ जाके छप जाता है, मॉनिटर के अंदर हमको दिखाई देने रहता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा, यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट, तस्वीर और रेखा चित्र की डिजिटल चित्र, है ना, रेखा चित्र की डिजिटल चित्र या डिजिटल इमेज में परिवर्तित कर मेमोरी में सुरक्षित रखा जाता है। डिजिटल चित्र पर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग भी किया जाता है। डिजिटल चित्र पर कंप्यूटर द्वारा क्या करते हैं, प्रोसेसिंग किया जाता है। स्कैनर कागज पर बने डॉक्यूमेंट पर प्रकाश पुंज, है ना, लाइट बीम डालता है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को स्कैन करते हैं तो वहाँ पे एक लाइट जलता है और वापस फिर से जाता है, मतलब एक बार गया और आया, मतलब वो क्या हो गया, जो भी पेजेस है या जो भी इमेज को हम क्या कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, वो स्कैन हो गया। तथा परावर्ती प्रकाश की तीव्रता के आधार पर डॉक्यूमेंट को डिजिटल डाटा में बदलता है, ठीक है। और वहाँ पे जो परावर्ती प्रकाश होती है वो वहाँ पे आती है, लाइट आती है स्कैनर में, और जो भी इमेज वहाँ पे बना है उस इमेज को क्या करता है, वो सिस्टम में डाल देता है, डिजिटल डाटा के रूप में उसको डाल देता है। स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को बीट मैप इमेज के रूप में कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। जो भी हम स्कैन करते हैं डॉक्यूमेंट, उसको वो क्या करता है, बीट मैप इमेज के रूप में कंप्यूटर मेमोरी में क्या करता है, स्टोर करता है, जिसका प्रयोग कागजी दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप में लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए किया जा सकता है। मतलब हम स्कैन किए उसको लॉन्ग टाइम तक के लिए रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक पेज है, पेज तो कभी भी फट सकता है, लेकिन अगर स्कैन कर दिए और उसको रखे हैं तो वो बहुत दिन तक, जब तक हमारे पास वो सिस्टम है तब तक हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर इस डॉक्यूमेंट को एडिट और प्रिंट भी किया जा सकता है। अगर हम कोई भी स्कैन करके हमारे सिस्टम में सेव करके रखे हैं, तो अगर हमारे पास ज़रूरत पड़ रहा है उस चीज़ का, तो हम उसको एडिट भी कर सकते हैं और उसको प्रिंट करके हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। तो ये तो रहा स्कैनर का काम। अब आते हैं बार कोड, है ना। बार कोड क्या होता है, देखिए आपने जब कभी भी कोई मॉल में या कहीं भी कोई किसी शॉप में कुछ परचेज करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे बार कोड रहता है, क्योंकि उसी से क्या करता है, जो भी दुकानदार है वो
उसका एमआरपी को रीड करता है ना। तो बार कोड क्या होता है, देखिए ध्यान समझिएगा, ये भी एग्जाम में आता है। बार कोड रीडर जिसको बोलते हैं BCR, बार कोड रीडर। यह बार कोड विभिन्न चौड़ाई का ऊर्ध्वाधर वर्टिकल काली पट्टी होती है, ठीक है। तो बार कोड की चौड़ाई किसी में ज़्यादा किसी में कम हो सकती है। उनकी चौड़ाई और दो पट्टियों के बीच की दूरी के हिसाब से उनमें सूचनाएं निहित रहती हैं। इन सूचनाओं को बार कोड रीडर की सहायता से कंप्यूटर में डालकर उत्पाद वस्तु के प्रकार आदि का पता लगाया जा सकता है। जैसे हमारे पास किसी भी शॉप में गए, कोई मॉल में गए या कोई भी किराना की दुकान में गए, अगर उसके पास बार कोड है तो वो क्या करेगा, सामान को उसके सिर्फ कोड को क्या करेगा, रीड करेगा। मतलब वहाँ पे एक लाइट जलेगी और वो कोड क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। और उस रीड में उस सामान की या उस वस्तु की पूरा डिटेल वहाँ पे हमको कंप्यूटर में मिल जाएगी कि वो कितने प्राइस का है, वो कितने पीसेस में है, वो कौन सा सामान है, वो पूरा डिटेल कहाँ पे आ जाता है, हमारे पास कंप्यूटर में आ जाता है। तो बार कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या है, शॉर्टकट में फॉर्म बोलते हैं उसको BCR, और फुल फॉर्म इसका बार कोड रीडर। आगे बढ़ते हैं, बार कोड रीडर के बारे में देखो। बार कोड का आविष्कार, हाँ एग्जाम में पूछा जाता है, बार कोड का आविष्कार किसने किया। तो बार कोड का आविष्कार किसने किया था, जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर ने किया था। किसने किया था बार कोड का आविष्कार, जोसेफ वुडलैंड तथा बर्नार्ड ने। कौन से सन में किया था, 1940 में। याद रखिएगा 1940 में बार कोड का आविष्कार हुआ था। किसने किया था, जोसेफ वुडलैंड तथा बर्नार्ड सिल्वर ने मिलकर, दोनों ने मिलकर क्या किया था, बार कोड का आविष्कार किया था। इसे प्रचारित करने का श्रेय एलन हैंगर मैन को जाता है, ठीक है। ये दोनों ने तो क्या किया, उसको बना दिया, लेकिन उस टाइम ये लोगों तक प्रचलित नहीं हुआ था, प्रसारित नहीं हुआ था। तो इसको प्रसारित करने का काम किसने किया, एलन हैम्बरमैन। किसने किया था, एलन हैम्बरमैन ने किया था। भारत में वर्ष 1998 में नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स ने सभी उत्पादों पर बार कोड प्रयोग जरूर कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1998 में, तो पेपर में पूछ सकता है कौन से सन में नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स ने सभी उत्पादों पर बार कोड का प्रयोग किया। तो कौन से सन में किया, 1998 में। भारत में कब किया, 1998 में। मतलब जो भी सामान है उसमें बार कोड होना चाहिए, बार कोड रीडर होना चाहिए। ये क्या कर दिया उन्होंने, जरूरी कर दिया। बार कोड रीडर लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, बार कोड जो रीडर होता है उसमें लेज़र बीम का प्रयोग होता है तथा परावर्ती किरणों के द्वारा डाटा को कंप्यूटर में डाला जाता है। जैसे ही हम क्या करेंगे, बार कोड में हम उसको एक बार स्कैन किए तो वहाँ पे एक लाइट जलता है, लेज़र लाइट, और वो तुरंत कहाँ पे दिखा देता है, हमको कंप्यूटर में दिखा देता है। आजकल बार कोड का प्रयोग बैंक व पोस्ट ऑफिस में भी किया जा रहा है। बैंक में, पोस्ट ऑफिस में भी बार कोड का यूज़ किया। जो हमारे पासबुक होते हैं उसमें भी बार कोड लगा होता है। हम उसको क्या करते हैं, जैसे ही मशीन में डालते हैं पूरा डिटेल वहाँ पे छप के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी बार कोड का यूज़ आजकल पोस्ट ऑफिस में और बैंक में और विभिन्न सरकारी कार्यालय या प्राइवेट कार्यालय में भी बार कोड का यूज़ किया जा रहा है। जैसे अभी लाइब्रेरी में देखते हैं तो आई कार्ड होता है, तो कोई भी बुक, कितना बुक इशू है, तो उस बार कोड के द्वारा क्या कर सकते हैं, वो बता सकता है कि आपने कितना बुक लिया है, कितना आपको और मिल सकता है। तो ये तो रही बार कोड की बात। आज का टिप्स नंबर 3 का बारी आ गया है। आज हम आपको देते हैं टिप्स नंबर 3। ध्यान से सुनिएगा। आज का टिप्स है UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है। UPC इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जिसका प्रयोग अमेरिका के सुपर स्टोर में उत्पादों पर नज़र रखने के लिए किया गया सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला बार कोड है। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला बार कोड है क्या, यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जिसका प्रयोग अमेरिका के जो सुपर स्टोर है, जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं ना मॉल वगैरह, वहाँ पे वैसे ही सुपर स्टोर है, वहाँ पे उत्पादों पर नज़र रखने के लिए क्या किया गया, बार कोड। और ये अभी तक का रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा बार कोड का यूज़ वहीं पे किया गया, ठीक है। इसमें 10 लाइनें होती है। इसमें कितने लाइनें होती है, 10 लाइनें, जिसमें प्रथम 5 उत्पादों तथा आपूर्तिकर्ता
और अंतिम 5 उत्पादक की जानकारी देता है। ठीक है, तो जो 10 लाइनें होती है तो उसमें से जो पहले का 5 लाइन है वो उत्पादक, मतलब वो किस चीज़ का है, कितने का है, क्या है, उसका पूरा जानकारी देता है। और जो अंतिम के 5 लाइन है वो आपूर्तिकर्ता तथा अंतिम उत्पाद की जानकारी को दर्शाता है कि अंतिम उत्पाद क्या हुआ है। ठीक है, तो ये तो रहा आज का आपका टिप्स नंबर 3। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको नए नए वीडियो कंप्यूटर संबंधित और विभिन्न सब्जेक्ट से संबंधित अपलोड होते ही जा रहे हैं, तो आप तक डायरेक्ट वो पहुंचेगा। आगे बढ़ते हैं। माइकर, MICR, माइकर का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, इसका प्रयोग विशेष चुंबकीय स्याही आयरन ऑक्साइड, है ना, जो माइकर होता है इसका प्रयोग विशेष चुंबकीय स्याही क्या, आयरन ऑक्साइड के विशेष तरीके से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग बैंकों द्वारा चेक ड्रॉप, यहाँ पे आपको दिख रहा है चेक ड्रॉप, देखिए इसका प्रयोग बैंकों द्वारा चेक ड्रॉप में भी किया जाता है, चेक ड्रॉप में किया जा रहा है। इसमें कम समय और बड़ी मात्रा में चेक ड्रॉप का भुगतान करने और नकल रोकने में मदद मिलेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसा नंबर दिया रहता है, ठीक है, माइकर के लिए, तो चेक में क्या होता है, माइकर कोड होता है। चेक में क्या होता है, माइकर कोड होता है, जिससे कोई भी नकल या कोई भी जैसे फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए, या कोई जैसे दूसरा चेक दे दिया उसको रोकने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं, माइकर कोड का यूज़ करते हैं। माइकर कोड में 0 से 9 तक की संख्याएं और 4 चिन्ह, कुल 14 कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, माइकर कोड में क्या होते हैं, याद रखेंगे, 0 से 9 तक की कोई भी संख्या होगा और वहाँ पे 4 कोड होता है। कितने कोड होते हैं, 4 कोड होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0, और यहाँ पे 2 लाइन दिया है और एक ऐसा पॉइंट दिया है और यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, जो माइकर है या माइकर कोड है वो होते हैं। और अक्सर माइकर कोड का यूज़ एग्ज़ाम में पूछा जाता है। माइकर कोड का यूज़ किस में होता है, तो किस में होता है, चेक बुक में होता है। किस में होता है, चेक बुक में इसका यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप जब भी एग्ज़ाम दिलाते हैं ORM सीट में अपना जो भी आपको पता रहता है उसको आप ORM सीट में अपना नाम, अपना पता, अपना रोल नंबर ये फिल करते हैं, साथ साथ अपना आंसर भी वहाँ पे ABC या D के रूप में आपने फिलअप करते हैं। तो कभी कभी आप सोचते भी होंगे कि भाई इसको चेक कैसे किया जाता है, तो इसको चेक किया जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक एक पॉइंट को गिन गिन के चेक करे तो उससे गलती कहीं ना कहीं होगा और सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। तो सही मूल्यांकन करने के लिए ORM सीट का यूज़ किया जाता है और इससे समय की भी बहुत बचत होती है। ठीक है, तो ORM सीट में हम इसको कैसे मार्क को काउंट करते हैं, उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार के संकेतों चिन्ह को पढ़कर उसे कंप्यूटर द्वारा उपयोग के योग्य बनाया जाता है। आजकल वस्तुनिष्ठ पुस्तिकाओं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, OMR जो सीट होता है, हम जब एग्ज़ाम दिलाते हैं तो हमको दिया जाता है OMR सीट। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ABC में हम क्या करते हैं, सर्कल लगा देते हैं किसी भी में, तो उसको मूल्यांकन करने का काम कौन करता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR ये करता है। इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरण को कागज पर डाला जाता है तथा पेन या पेंसिल के निशान से परावर्ती किरणों का अध्ययन कर सही उत्तर का पता लगाया जाता है। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं OMR सीट है ना, वहाँ पे क्या कर दिया, उसको पेजेस को ऐसा डाला जाता है और वहाँ पे पहले से सेट कर दिया जाता है कि इस क्वेश्चन का A सही है, दूसरे क्वेश्चन का B सही है, तीसरे क्वेश्चन का C सही है, या चौथे क्वेश्चन का ये सही है, पांचवें क्वेश्चन का ये सही है, इस टाइप से, है ना। तो पहले से वहाँ पे सेट कर दिया जाता है। सेट करने के बाद क्या किया जाता है, एक के बाद एक आपके जो
आंसर शीट है, जो OMR शीट आपने जो आंसर के रूप में जमा किया है उसको वहाँ पे डाला जाता है और वो आपको मार्क्स आपको मिलता है और मार्क्स आपको डायरेक्ट पता चल जाता है। इसमें आपको अलग से एक एक क्वेश्चन को चेक करने की ज़रूरत नहीं होता, एक बार उसको अंदर डाला पूरा आपका 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन जितना भी रहे एक ही बार में वो चेक हो जाएगा। बट इसको चेक करने से पहले वहाँ पे OMR को क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है कि फलाना क्वेश्चन का आंसर ये है, या क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर C है, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर A है। इस टाइप से पहले उसको सेलेक्ट कर लेते हैं या पहले उसको फिट कर लेते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक एक करके पेजेस को डाला जाता है और वो मूल्यांकन करके देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेब डिजिटल कैमरा। वेब डिजिटल कैमरा क्या होता है, देखिए यह एक सामान्य डिजिटल कैमरे की तरह होता है जिसे कंप्यूटर से जोड़कर इनपुट डिवाइस की तरह प्रयोग में लाया जाता है। CCTV आपने जाने हैं, इसका अच्छा उदाहरण है CCTV, है ना, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसमें उपस्थित फोटो डायोड प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को देता है। CCTV में क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ एक जगह लगा देते हैं, किसको, CCTV को या वेब कैमरा को, वो क्या करता है, उसका पिक्चर कहाँ पे बनाता है, कंप्यूटर के अंदर देता है। इसे वेब कैम भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, वेब कैम भी कहा जाता है। वेब कैमरा का प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, वेब ब्रॉडकास्ट आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, ये खैर उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और इसकी सामान्य जानकारी बस था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है, जैसे आप जानते हैं, आप अभी तो सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, वो टच स्क्रीन ही होता है। तो टच स्क्रीन के बारे में आई थिंक मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, फिर भी देख लेते हैं। वेब कैमरा है, यह एक आसान इनपुट डिवाइस है। जो टच स्क्रीन है वो क्या है, आसान इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक को छूकर निर्देश दिए जाते हैं तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है। टच स्क्रीन में इंफ्रारेड अवरक्त किरणें, तो एग्जाम में आता है टच स्क्रीन में कौन सा किरणें सतह पर घूमती रहती है, तो कौन सी किरणें घूमती रहती है, अवरक्त किरणें। याद रखेंगे कौन सा किरणें, अवरक्त किरणें। पेपर में ऐसा ही उटपटांग क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं पूछेगा टच स्क्रीन क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, टच स्क्रीन में इंफ्रारेड किरणों स्क्रीन की सतह पर घूमती है, कौन सी, तो कौन सी किरणें, या तो बोलेंगे इंफ्रारेड या इसी को हिंदी में बोलते हैं अवरक्त किरणें। ठीक है, जब उंगली से प्रदर्शित विकल्पों को छूते हैं तो किरणों की गति प्रभावित होती है तथा उसका स्थिति रिकॉर्ड कर ली जाती है। जब हम क्या करते हैं, कोई भी मोबाइल में जैसे टच करते हैं या कोई भी टच स्क्रीन को टच करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो किरणें हैं वहाँ पे क्या होती है, गति प्रभावित होती है और वो उसको रिकॉर्ड करने लगती है कि हम क्या टच कर रहे हैं। ठीक है, और इससे आसानी से हम अपना काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्थिति के अनुसार कंप्यूटर चिन्हित विकल्प को क्रियान्वित करता है। टच स्क्रीन का उपयोग बैंक में, ATM, है ना, टच स्क्रीन का भी अक्सर उपयोग आप ATM में गए होंगे। ATM में क्या होता है, टच वाला स्क्रीन आजकल यूज़ होने लग गया है। ठीक है, तो वहाँ पे होता है ATM का जो फुल फॉर्म है वो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, यहाँ पे आप इसको याद रख सकते हैं, ATM का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तथा सार्वजनिक सूचना केंद्र, इंफॉर्मेशन कियाशो में किया जाता है। ठीक है, स्मार्टफोन तथा टैबलेट कंप्यूटर में भी टच स्क्रीन का उपयोग इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। ठीक है, स्मार्टफोन टैबलेट कंप्यूटर में भी टच स्क्रीन का प्रयोग क्या होगा, इनपुट डिवाइस के रूप में आजकल होने लगी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है माइक या माइक्रोफोन। माइक और माइक्रोफोन, देखो आप तो जानते हैं, माइक जिसमें हम बोलते हैं तो आवाज़ हमको और अधिक दूरी तक सुनाई देता है और लाउडली सुनाई देता है ना। तो ये क्या होता है, देखिए एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये क्या होता है, माइक ये ऑडियो इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा किसी आवाज़ को कंप्यूटर में इनपुट के रूप में डाला जाता है। माइक ध्वनि तरंगों, ऑडियो सिग्नल को एनालॉग विद्युत तरंग में बदलता है। हाँ, पेपर में आता है एनालॉग
ध्वनि तरंग को एनालॉग तरंग में कौन बदलता है? तो कौन बदलता है? माइक ध्वनि तरंगों को एनालॉग विद्युत तरंग में बदलता है, जिससे साउंड का कार्ड द्वारा डिजिटल संकेत में बदला जाता है। माइक का प्रयोग मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आवाज़ रिकॉर्ड करने, ऑडियो फाइल करने तथा इंटरनेट पर बातचीत करने के लिए किया जाता है। ऑडियो फाइल रिकॉर्ड या एडिट करने के लिए ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये रही माइक की बात। आगे बढ़ते हैं और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। ठीक है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ये क्या होता है? देखिए, यह एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, SRS। ठीक है, SRS क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से बोलकर डाटा को कंप्यूटर में डाला जाता है। जैसे हम कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल में अक्सर हम यूज़ करते हैं हेलो गूगल ऐसा आता है अभी, है ना? तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं और वो वहाँ पे क्या होते जाता है, टाइप होते जाता है, या हम जो चीज़ बोलते हैं वो खुल जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम में मनुष्य द्वारा बोले गए शब्दों को पहचान कर उन्हें टेक्स्ट में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, जब हम कोई भी चीज़ को बोलते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ पे मोबाइल में या किसी लैपटॉप में, कंप्यूटर में क्या होता है, वो टाइप होते जाता है। जो बोलते हैं वो टाइप होता है, इसलिए हमको किसी भी कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। उस टेक्स्ट को कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित भी किया जाता है और उसको जो हम बोल रहे हैं उसको कंप्यूटर की स्क्रीन में वो प्रदर्शित करता है। इसका उपयोग मौखिक आदेश देकर कंप्यूटर को गतिविधियों को नियंत्रित करने में भी किया जाता है। हालांकि वर्तमान में इसका प्रयोग सीमित है, पर भविष्य में इसके विकास की संभावनाएं विद्यमान है। अभी तो खैर कीबोर्ड का ही यूज़ करते हैं अधिकांश, लेकिन फ्यूचर में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि अब मनुष्य इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो एक एक चीज़ को टाइप करे। वो क्या करेगा, बोलेगा और आपके पास पूरा कैरेक्टर छपते जाएगा। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में एक माइक्रोफोन आवाज़ को रिकॉर्ड करता है तथा कंप्यूटर हार्डवेयर से डिजिटल डाटा में परिवर्तित कर देता है। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर पहले से ही स्टोर किए गए आवाज़ के नमूने से मिलाकर इसे टेक्स्ट या कमांड में बदल देता है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को बोलेंगे वो हमको टेक्स्ट के रूप में रिजल्ट देता है। उसके बाद आते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे कोई भी हमारे पास पहले से कोई पेजेस है, उसको रीड करने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का यूज़ कोई भी लेटर को रीड करने के लिए करते हैं। हम क्या करेंगे, इसके लिए स्कैनर द्वारा स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट बिट मैप इमेज के रूप में होता है। इसे हम चित्र के रूप में एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट के रूप में नहीं। ठीक है, हम इसको किस रूप में कर सकते हैं एडिट? चित्र के रूप में, लेकिन हम इसको टेक्स्ट के रूप में एडिट नहीं कर सकते। OCR स्कैन किए गए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है ताकि कंप्यूटर में एडिट किया जा सके। इसके लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? OCR सॉफ्टवेयर, जिसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, जैसे हम हमारे पास जो ATM कार्ड होता है, जिस पेट्रोल पंप में जाते हैं या कहीं दुकान में जाते हैं, अभी तो खैर ऑनलाइन पेमेंट होता है गूगल से या फ़ोनपे से। इससे जस्ट पहले क्या होता था, जब पेटीएम और फ़ोनपे, गूगल पे ये सब नहीं आया था, तो हम स्वैपिंग करके क्या करते थे, पेमेंट करते थे, जैसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर क्या होता है, जो उसको ATM को या ATM कार्ड को, जो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड को क्या करता है, रीड करने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर प्लास्टिक का बना होता है। किसका बना होता है? ये प्लास्टिक का बना एक छोटा सा कार्ड होता है जिसके एक चिप या चुंबकीय पट्टी लगा होता है ना। इस चिप या चुंबकीय पट्टी में डाटा स्टोर किया जाता है, जिससे कंप्यूटर में जुड़े इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर की सहायता से पढ़ा व प्रोसेस किया जा सकता है। बैंकों में ATM के साथ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, बैंकों में जो ATM है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड क्या होगा और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर क्या होगा, इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड क्या होगा, जो ATM कार्ड है, ATM कार्ड वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड हुआ। ठीक है,
और इसको रीड कौन करता है, एटीएम को मशीन रीड करता है, या इस टाइप से हमारे पास मशीन रहता है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, वो रीड करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मॉनिटर के बारे में, और उसके बाद हम करेंगे प्रिंटर के बारे में। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने अपना कीमती समय दिया और प्रैक्टिस मीडिया चैनल से जुड़े रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को सर्च करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस मीडिया टाइप करिए, आपके सामने पूरा चैनल आ जाएगा, पूरा वीडियो आ जाएगा, जिसे आप पढ़कर अपने एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं और अच्छे जॉब में लग सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।